सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन गाइस। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सिविलाइजेशन के 2 पार्ट्स हम लोग देख रहे हैं, ऋग वैदिक पीरियड्स एंड लेटर वैदिक पीरियड। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो ऋग वैदिक पीरियड एंड उत्तर वैदिक पीरियड जो है लेटर वैदिक पीरियड, इसकी जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड थी और किस प्रकार की थी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी। जो वैदिक सभ्यता थी उसकी इकोनॉमी किस प्रकार से थी, वो किस पे डिपेंड करता था, उनकी जो इकोनॉमी थी उसके सोर्सेज क्या थे। तो आज हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था को आपस में डिफरेंस करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऋग वैदिक काल की ओर देखते हैं। ऋग वैदिक जो काल है, ऋग वैदिक काल में जो मुख्य पेशा क्या था वो पशुपालन था। यानी तब तक बहुत कम लोग जो है वो कृषि का उपयोग करते थे, क्योंकि आपको पता है कि जो आर्य थे, वैदिक जो सभ्यता थी उसकी जो शुरुआत हुई थी वो किससे हुई है, आर्यों के द्वारा हुई है। आर्य कौन थे? आर्य मध्य एशिया से चारे की खोज में भारत आए, मैक्स मूलर की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो वो क्यों आए थे? चारे के लिए। चारा किसके लिए चाहिए होता है? जानवरों के लिए। तो ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था उसमें जो सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, उनका मुख्य पेशा जिससे वो अपनी इनकम अर्न करते थे वो था पशुपालन। क्या था? पशुपालन उनका मुख्य पेशा था। और पशुओं में अगर सबसे ज़्यादा कोई मुख्य था तो वो था गाय। गाय जो था, पशु मतलब कि गाय, इसको हम लोग अपनी संपत्ति, वो लोग यानी ऋग वैदिक काल के जो लोग थे गाय को अपनी संपत्ति का अधिकार मानते थे, यानी कि गाय का क्या थी? संपत्ति थी। ठीक है। ऋग वैदिक काल में जो भोजन के रूप में यानी थोड़ा बहुत कृषि का प्रचलन हुआ था। करते दोनों थे, कृषि भी और पशुपालन भी, लेकिन ज़्यादा वैल्यू किसकी थी, यानी मुख्य पेशे के तौर पे क्या था? पशुपालन था। सेकेंडरी जो था वो कृषि था। तो कृषि में वो लोग जौ और चावल मुख्य रूप से उगाते थे, यानी 2 मुख्य फसलों का जिक्र होता है ऋग वैदिक काल में। कौन सी? जौ और चावल मुख्य थी। फिर गाय को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, ये हमने आपको पहले ही बताया। गाय को सर्वाधिक महत्व दिया गया है क्योंकि गाय को संपत्ति का अधिकार माना जाता था। गाय के लिए युद्ध भी होते थे। तो आप समझ लीजिए कि गाय कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी ऋग वैदिक काल के लिए, ऋग वैदिक काल के लोगों के लिए। गाय के बहुत सारे अन्य नाम भी दिए गए। गाय को सर्वाधिक महत्व दिया गया, गाय को संपत्ति बोला गया और पशुपालन ही इनका मुख्य पेशा था। गविष्टि, गोवेशड़ा, गोसु और गत्य। गोविष्टि, गोशड़ा, और गत्य जो है वो गाय के अन्य नाम है और गाय को मुख्य क्या बताया गया है? सर्वाधिक महत्व भी दिया गया है। अब व्यापार की बात अगर कर लें तो व्यापार क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब आप समझ रहे हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि एक वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु ले लेना, यानी कोई मुद्रा नहीं थी इन लोगों के पास में। विनिमय के रूप में क्या था? एक सामान देकर के दूसरे सामान का वो लोग ग्रहण करते थे, यानी आदान प्रदान। वस्तुओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाया? वस्तु विनिमय। ऋग वैदिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो मुद्रा पे डिपेंड नहीं थी, वो वस्तुओं के विनिमय से यानी अदलाव और बदलाव पे डिपेंड करती थी, यानी कोई दूसरी चीज लेकर के कुछ देना। और गाय को ही वस्तु विनिमय का जो है मूल रूप भी माना जाता था। ठीक है। फिर निष्क
एक जो है मुद्रा वहां की चली हुई थी निष्क, जिसको कहते हैं निष्क, जो है एक छोटा सोने का टुकड़ा हुआ करता था, जिसको क्या नाम दिया गया, निष्क। निष्क क्या थी, ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन था, तो निष्क। अब निष्क क्या है, निष्क क्या है, तो निष्क क्या है, एक स्वर्ण यानी सोने का टुकड़ा थी, जिसे मुद्रा के रूप में ऋग्वैदिक काल के लोग प्रयोग में लाते थे, जिसे निष्क कहा गया। इस टाइम पे ऋग्वैदिक काल में ही क्या होती है, लोहे की खोज होती है, और लोहे को ऋग्वैदिक काल में श्याम अयस्क भी बोला गया। क्या, लोहे का दूसरा नाम श्याम अयस्क। लोहे की खोज कब हुई, ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। फिर बलि, बलि क्या थी, एक कर था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो बलि है यानी एक कर है जिसका नाम है बलि, ये स्वेच्छा से दिया जाता था, यानी कि नो टैक्स सिस्टम। जो ऋग्वैदिक सभ्यता था, ऋग्वैदिक पीरियड में कोई भी टैक्स नहीं पड़ता था, टैक्स था, बलि नामक कर था, लेकिन लोग अपनी स्वेच्छा से देते थे, यानी किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं होती थी। जिसका मन है वो बलि टैक्स दे सकता था, और जिसका नहीं है वो नहीं देता था, यानी नो टैक्स सिस्टम। किसी पर भी उसका प्रेशर नहीं था कि नहीं आपको टैक्स देना ही देना है। तो ऋग्वैदिक काल में किसी भी प्रकार की का जो टैक्स सिस्टम था वो लागू नहीं था। ठीक है, ये तो आपने देखा ऋग्वैदिक काल। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल किस प्रकार डिफरेंस होता चला गया। यानी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो दोनों के डिफरेंसेस हम लोगों को आने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ऋग्वैदिक जो काल था उसमें क्या था, पशुपालन ही उनका मुख्य पेशा थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो उनका सेकेंडरी था, सेकेंडरी क्या था, कृषि था। अब कृषि क्या हो गया, मुख्य हो गया, और जो पशुपालन हो गया वो क्या हो गया, सेकेंडरी। ये प्रथम हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, ऋग्वैदिक काल का जो मुख्य पेशा था वो क्या था, पशुपालन, लेकिन उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य पेशा है वो क्या है, कृषि। अब देखो दोनों में अदला बदलाव हो गया, ऋग्वैदिक काल में पहला पशुपालन दूसरा कृषि, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो पहला है वो कृषि है, दूसरा क्या हुआ, पशुपालन। यानी लोगों को कृषि के महत्वता का पता चलता है, और लोग सर्वाधिक मात्रा में कृषि करते हैं, और कृषि से ही अपनी इनकम अर्थव्यवस्था में सुधार करते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे जब कृषि होने लगा तो खाद का भी उपयोग होने लगा। खाद के साथ साथ में सिरा और शीता का प्रयोग होने लगा। सिरा का मतलब होता है हल, सीता का मतलब होता है हल रेखा। हल रेखा, ठीक है, यानी कि खाद के साथ साथ में यानी जुताई के लिए यंत्र भी बन गए, जिसे सिरा और शीता बोला गया उत्तर वैदिक काल में, जिसे हम लोग वर्तमान में हल और हल रेखा कहते हैं। ठीक, ऋग्वैदिक काल की जो मुख्य फसल क्या थी, जौ और चावल थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी मुख्य फसल जो है वो चावल है, और जौ की जगह पे क्या हो गई, गेहूं हो गई। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिफरेंस क्या है, ऋग्वैदिक काल की जो मुख्य फसल है वो जौ और चावल है, और उत्तर वैदिक काल की जो मुख्य फसल है वो चावल और गेहूं है। ठीक है, तो डिफरेंस आई होप समझ में आ रहा होगा। अब उत्तर वैदिक काल में कहीं पर भी चरखों का यानी सिर्फ पशुपालन पे ही जोर दिया गया। जौ है, चावल है, पशुओं के अनेक नाम हैं। व्यापार भी वस्तु विनिमय के माध्यम से हो रहा है। मुद्रा क्या है, निष्क है, सोने के टुकड़े का। ऋग्वैदिक काल में एक जो मेन काम हुआ वो क्या हुआ, श्याम अयस्क की खोज हुई, यानी लोहे की खोज हुई। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, चरखा और हथकरघों का क्या होने लगा, उपयोग होने। अब कृषि किए, कृषि से कपास उगाई और उनसे धागे का निर्माण करने के लिए चरखे और करघों का क्या होने लगा, उपयोग होने लगा। ठीक है, व्यवसायिक जो संघ था उसे गढ़ बोला गया,
और यहाँ पे बलि कर अनिवार्य कर दिया गया। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे बलि क्या है, एक कर है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे स्वेच्छा से देना हो रहा है, यानी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसका मन हो रहा है वो कर दे रहा है, जिसका मन नहीं है वो कर नहीं दे रहा है, यानी किसी प्रकार की भी कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बलि जो कर था वो क्या हो गया, अनिवार्य हो गया, यानी यहाँ पे नो टैक्स सिस्टम, यहाँ पे कंपलसरी टैक्स सिस्टम, देना ही देना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था है उसके डिफरेंसेस। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि उत्तर वैदिक काल की का जो मुख्य पेशा है वो क्या है, कृषि है। ऋग वैदिक काल का मुख्य पेशा पशुपालन है। फिर गाय को सर्वाधिक महत्व दिया गया, यहाँ पे कृषि को सर्वाधिक महत्व दिया गया। यहाँ की जो मुख्य फसल है चावल, जौ और चावल है। उत्तर वैदिक काल की जो है चावल और गेहूं है। यहाँ पे गाय को ही वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत रखा गया। और यहाँ पे क्या है, कृषि के उपयोग को बढ़ाया गया, जिससे चरखे और हथकरघों का उपयोग भी होने लगा। यहाँ पे बलि कर जो है स्वेच्छा से देना होता है, यहाँ पे कंपलसरी हो गया। आई होप सो गाइज आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड सी यू सून।